रियल न्यूज 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का। एनडीए और यूपीए दो भाग के बटे हुए शासन है। हमारा दुर्भाग्य बिहार का कि कभी एनडीए साथ रही और कभी यूपीए आ गया। कहाँ थी वो हमारी आज़ादी? किस आज़ादी की आप बात करते हैं? कौन सी आज़ादी की आप बात करते हैं जहाँ जिंदगी भर हम गुलाम रहे? बने हैं हम दोनों एक ही धागे से, फर्क इतना है कि तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पाछे से। मोतिहारी का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे लोग हर चौक चौराहे पर बस चर्चा ही चर्चा चल रही है। राधा मोहन vs राजेश कुशवाहा। आखिर मोतिहारी की जनता किसको चुने, कैसे उम्मीदवार को चुने, मोतिहारी की विकास करे और मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में विकास कैसे हो, उन पर ध्यान आकर्षित करे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया मौजूद हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण एवं डिलीट मानक उपाधि से सम्मानित हैं। इतना ही नहीं, वो मोतिहारी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज हम बात करेंगे मोतिहारी की जनता आखिर किसको चुनेगी इस बार की लोकसभा चुनाव। देखिए, मतदाता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि वह कैसे समाज का निर्माण करे। केंद्र में कैसी सरकार हो, राज्य में कैसी सरकार हो और उसका अपना प्रतिनिधि कैसा हो, इसके बीच उसको ये देखना चाहिए कि भारत एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिस देश के अंतर्गत भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कैसा हो। तब पहले तो वह इस बात को जान ले, खूब सोचे कि पूरे विश्व में अगर एकमात्र व्यक्ति है जो पूरे विश्व की सत्ता को संभाल सकता है, वो किसी भी दल का हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, वह नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को ही चयनित करे, वह इसके लिए विचार करे। दूसरा, केंद्र के साथ राज्य में उसकी सत्ता हो और राज्य के साथ वह उम्मीदवार जिसको वो चयनित करता है उसकी सत्ता केंद्र और राज्य दोनों में हो, तब उसका विकास होगा। अब उसको मतदाता को वोट देने के पहले ये देखना चाहिए कि आज जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसका पिछला इतिहास क्या है। अगर वो पहले से प्रतिनिधि रहा है तो उसने उसके लिए कुछ किया है कि नहीं, और वो आज नया प्रतिनिधि होके आया है तो वो ये जनता भी जज करे कि उसका पिछला इतिहास कैसा रहा है। तो हम किसी भी व्यक्ति को वोट दे दें, हम उसको अपना प्रतिनिधि चुन लें, तो वो पता लगा कि न केंद्र में उसकी सरकार है न राज्य में उसकी सरकार है, न वो हमारे दुख सुख में साथी है न हमारे विकास में साथी है। हम अपने वोट को देने के बाद हमारे बच्चों को उस इतिहास को देके जाते हैं जो ये देखते हैं कि हमारे पूर्वजों को दिया। तो आज नरेंद्र मोदी जैसा केंद्र में शासक हो, और अब आइए आपके ज़िले में हमारे मोतिहारी संसद क्षेत्र में पिछले 10 संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं, बगहा वाल्मीकि नगर से उठा के इधर छपरा से लेकर के मुजफ्फरपुर तक आइए, जो विकास मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह ने किया है वह ग्राउंड पर है। किसी जिले में वैसा विकास नहीं हुआ। वो जिस दल से आते हैं उस दल के और सांसद हैं, उनके द्वारा भी कोई भूमिका निभाई नहीं गई विकास में, वह दिखाई दे रहा है। और उनकी पहुंच शीर्ष नेतृत्व, जिसका नेतृत्व संभाल रहे हैं जिस दल का, नरेंद्र मोदी जी, उसमें उस पार्टी की जड़ में है। वो कल अगर मंत्री नहीं थे तो अभी मंत्री नहीं होने के बाद भी उन्होंने इतना विकास मोतिहारी के लिए कर दिया जिसके बारे में सोचना कल्पनीय है। परिस्थिति क्या बनती है कि आज के तारीख में लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
अब केंद्र सरकार के बारे में कहा जा रहा है ईडी, सीबीआई संविधान बदल देगा। अरे भाई, संविधान बदल देना बच्चों का खेल नहीं है। संविधान तो उस वक्त जो है बदल दिया गया जब धारा 370 को संविधान बदल करके अपने लिए उपयोग किया गया। तो संविधान बदलना बच्चों का खेल नहीं है, और ये भारत का लोकतांत्रिक संविधान है, ये ऐसे नहीं बदला जाता। इसमें कई लोगों की भूमिका रही है बनाने में, पर 370 को सेंट्रलाइज कर दिया गया, यह संविधान नहीं बदलाया। लोग कहते हैं ईडी सीबीआई। हमको एक बात बताइए कि ईडी और सीबीआई अगर है तो अगर मान लीजिए केंद्र के सरकार में या राज्य की किसी सरकार में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार नहीं सुनती है, तो आप उनके सबूत को लेके हाईकोर्ट जाइए, वहाँ पर जाकर के दीजिए कि उस हाईकोर्ट तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आपके सवाल को हम मान रहे हैं या यहाँ की जनता समझ रही है, लेकिन जिस तरीक़ा से आप मोदी जी के बखान कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी से आप मिले हुए हैं, मोदी की प्रचार कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में यहाँ के जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनका आप समर्थन दे रहे हैं? मेरा किसी दल से कोई संबंध नहीं है। तो फिर आप मोदी की गुणगान क्यों गा रहे हैं? मोदी में वो क्षमता है तो मैं बोल रहा हूँ। मैं तो उसी दल के और सांसदों के बारे में भी बोल रहा हूँ जिन्होंने कोई विकास अपने क्षेत्र में नहीं किया, पर राधा मोहन जी ने जो विकास किया वो तो हर व्यक्ति को आंख से दिखाई दे रहा है। पिपरा कोठी को एजुकेशन हब बनाना, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना, किसानों को तरह तरह की सुविधा दिलवाना, अल्पसंख्यकों के लिए मदरसों में जो है सो कंप्यूटराइज व्यवस्था करने पर विचार करना, आपको जो सो चरखा पार्क का निर्माण करना, मोती झील के सौंदर्य के लिए लगे हुए रहना। आज आयुर्वेद कॉलेज और चीनी मिल के बारे में लोग प्रश्न उठाते हैं, सांसद जी उस पर और स्टेट में भी लोग प्रयास में थे, पर यह बिहार सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। सरकार दूसरे की हो गई, परंतु वह न्यायिक पेच में फंसा हुआ है। तो जुडिशियरी से ऊपर कोई नहीं है। जब तक न्यायिक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता है। तो किसी को कोई बात कह देने से नहीं होता है, ग्राउंड पर लोगों को यह बात समझनी होगी कि हमें हमारा उत्तरदायित्व क्या है। आज अगर 50 चीज़ें लगी है राधा मोहन जी के समय में, इस उम्र में भी वह इतना कर रहे हैं, हमें उनका योगदान समझना चाहिए। मुझे मोदी जी से भी कुछ लेना देना नहीं, मुझे राधा मोहन जी से कुछ लेना देना नहीं। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मेरे हर प्रश्न का उत्तर कोई व्यक्ति हो तो मंच पर मेरे सामने दे। क्या आपको नहीं लगता सिकारिया जी कि पूरा देश मोदी मोदी राम राम मय हो रहा है? आखिर क्यों? इसके अलावा और भी कोई शब्द होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर राममय यह देश है, राम इसकी संस्कृति है, तो राम ही मय होगा ना। अगर मोदी मोदी नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? भारत में राम मंदिर बन गया। अब पहले प्रश्न आप सुनिए। भारत ये राममय क्यों हो रहा है, मोदी मोदी मय क्यों हो रहा है? भारतवासी जो रहते हैं विदेश में वह गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, मोदी की वजह से। आज एक्सपोर्टर है मोदी आर्म्स का देश हमारा, मोदी की वजह से। आज सनातन संस्कृति का उद्धार हो रहा है मोदी की वजह से। आज रामकृष्ण को नकारने वाले कृष्ण की द्वारिका को दिखाने वाला मोदी समुद्र में जाके जान की बाजी लगा के प्रमाणित कर रहा है मोदी की वजह से। तो यह देश राममय मोदीमय नहीं होगा तो क्या होगा? आप देश की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य की बात करें तो राज्य में जो भ्रष्टाचार जो है अंतिम चरण पे है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, क्या ये सवाल नहीं है? एनडीए और यूपीए दो भाग के बटे हुए शासन है। हमारा दुर्भाग्य है बिहार का कि कभी एनडीए साथ रही और कभी यूपीए आ गया। तो किसमें मैं क्या आपको बात कहूँ? इसका दोषी जनता है यहाँ की। जनता को अब हमें पूर्ण बहुमत से सरकार चुन करके देनी होगी। जनता अगर खंड खंड में वोट देगी, खंड खंड में सरकार चुनेगी, तो इससे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ना, परंतु नुकसान हमारा और आपका है। हमें ऐसी सरकार को चुन के देना है जो अस्थाई सरकार हो, जिसका नेतृत्व अस्थाई हो, जिसके सोचने की क्षमता अस्थाई हो, जिसके विकास करने की क्षमता हो।
उसका एकमात्र विकल्प है आज के तारीख में विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र मोदी की एक क्षमता है जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगर विपक्ष कोई अपना कैंडिडेट उसके समतुल्य ले आवे तो उस पर जनता विचार करे, नहीं तो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी पर विचार नहीं करे, चाहे नरेंद्र मोदी की कोई पार्टी हो। और हमारे यहाँ जो कैंडिडेट खड़े हैं उसमें कल कोई कैंडिडेट अच्छा आएगा बुरा आएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर आज के तारीख में टेस्टेड कैंडिडेट राधा मोहन सिंह है। इसके बारे में जनता विचार करे, जो कल तक दुख सुख में साथी रहा और आज हमको इतने पेड़ लगा करके उसने दिए हैं, उस पेड़ को हरा भरा करे और वैसे पेड़ लगावे। हम उनसे उसकी उम्मीद करते हैं। सिर्फ किसी का चेहरा देखना नहीं देखना, हर व्यक्ति के अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। एक सवाल है सिकारिया जी कि अभी 2 रोज पहले इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार यहाँ बनाया गया है राजेश कुशवाहा का, एक सभा के दौरान राजेश कुशवाहा ने कहा है कि हाँ एक बेटे को भी मौका मिलना चाहिए, यानी राधा मोहन सिंह को अपना पिता तुल्य मान करके अपने बेटे को एक मौका देना चाहिए। क्या ये कहना उनके लिए? देखिए, ये उनकी जो है अपनी महानता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनको मौका देना जनता का काम है। राधा मोहन जी से उन्होंने मांग की, राधा मोहन जी उनको मौका दें नहीं दें, इसके लिए जनता कहीं भी भागीदार नहीं है। आपसे उस विषय पर किसको वोट देगी जनता, मैं उस पर कोई बात नहीं करने जा रहा। यहाँ पर सेंट्रल स्टेट और आपका केंद्र जहाँ के आप हम हैं, वो आपने ये पूछा कि मतदाता किसको चुने। मतदाता ऐसे ही व्यक्ति को चुने पूरे भारतवर्ष में जो तीनों स्टेट की सरकार सेंट्रलाइज में हो, जो विकास का। हमको एक बात बताइए, दुकान खोल दें और बड़ी सुंदर लड़की को हम दुकान में बैठा दें और उसमें सामान है ये नहीं है, तो क्या बिक्री होगी? कितना भी सुंदर रिसेप्शनिस्ट हो, तो डॉक्टर बहुत सुंदर ला करके हम मेडिकल ऑफिस खोल दें, अब पता लगा उसमें सर्जन का सामान ही नहीं है, तो क्या आपकी सर्जरी होगी? तो इसलिए हमको जातिवाद, धर्मवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद से ऊपर उठकर हमें अपने विचारवाद के अनुकूल जो हमारी सभ्यता संस्कृति की रक्षा कर सके, जिसकी भागीदारी सरकार में हो, यह तो निश्चित है कि 29 तो नहीं 34 तक कोई नरेंद्र मोदी को नहीं हिला सकता। यह एकदम दावा है, 100% मैं स्टैंप पर लिख के देता हूं। हो सकता है 400 के पार से भी ज्यादा ऊपर 34 में जाए। आज भी तो हम जातिवाद और धर्मवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं। ये उसी आज़ादी का एक हिस्सा है जो अब हम आज़ाद हो रहे हैं, ताकि हम हिंदुस्तानी पूरे विश्व में ये कह रहे हैं कि हम गर्व से हिंदुस्तानी हैं। हमारा नेता नरेंद्र मोदी विश्व में खड़ा हो, जहां हो रहा है वहां विश्व नतमस्तक हो जाता है। कल तक हम नतमस्तक होते थे, कल तक हम जो है सो सड़े गले हथियार इंपोर्ट करते थे, आज हमारे से हथियार लेने की होड़ लगी हुई है। आज रामकृष्ण को नकारने वालों के लिए हमारे वेद के पन्ने, हमारे इतिहास के पन्ने को प्रमाणित नरेंद्र मोदी ने कर दिया। किस किस बात? आज 3 तलाक का आपने मुद्दा देखा? मेरी मुस्लिम बहनों से बात हुई है, मैंने पूछा, बहन वोट आपको जिसको देना हो देना, आपके शौहर जिसको कहें उसको देना, पर आप बताइए 3 तलाक के मुद्दे पर सरकार ने क्या कहा? तो जानती है क्या कहा? कि भाई साहब मेरा नाम मत लीजिएगा, आप मेरे दादा तुल्य हैं। जो हलाला की प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं तो हमें लगता है कि जीवन और मौत में कोई फर्क नहीं रह गया। आप बताइए कहाँ थी वो हमारी आज़ादी? किस आज़ादी की आप बात करते हैं? कौन सी आज़ादी की आप बात करते हैं जहाँ जिंदगी भर हम गुलाम रहे? आज 3 तलाक का मुद्दा हुआ, हमारे धर्म का मुद्दा है। हर चीज में जब हम बराबर के हिस्सेदार हैं तो हर चीज में बराबर है। आज जहां से इस्लाम आता है वहां पर कोड़े मारने की प्रक्रिया है चोर को, पर हमारे यहाँ की प्रक्रिया है तो कोड़े तो नहीं मारे जाते। तो ये तो सिस्टम सिविलाइज है। 2% हमारे हिंदू, 2% हमारे मुसलमान भाई को लोगों ने अलग विलग कर रखा है। आप हमें ये बताइए कि हम 5 व्यक्ति
मतलब हिंदू और 5 मुसलमान अगर आज हम अस्पताल में हैं और हमको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर लिख के देता है बी ग्रुप का ब्लड ले आओ। जब ब्लड चढ़ाया जाता है कि नहीं हमको तो ब्लड चाहिए, हम मर रहे हैं, कहाँ मुसलमान पूछता है कि हिंदू का ब्लड है, कहाँ हिंदू पूछता है कि मुसलमान का ब्लड है। हमारे जान की रक्षा चाहिए। विश्व की एक लेबोरेटरी है जो भगवान की लेबोरेटरी है जिसमें आज तक वल्ब का खून का निर्माण हुआ। इसी पर मुझे एक शायर याद आ गई, मैंने लालू जी के मन से कहा था, धोती ने कहा पजामे से, बने हैं हम दोनों एक ही धागे से, फर्क इतना है कि तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पाछे से। आज दोनों भाई, आज हर जगह मुस्लिम और हिंदू मिलकर काम करते हैं। ऐसी कौन सी फैक्ट्री है, ऐसी कौन सी दुकान है जहां मुसलमानों का योगदान नहीं है, जहां हिंदुओं के साथ वो नहीं रहते हैं। 2% लोग अपना रोजी रोटी चूल्हा चलाने के लिए इस देश को टुकड़े टुकड़े में, खंड खंड में, अखंड भारत को खंड खंड कर रहे हैं और उसी खंड खंड हो रहे अखंड भारत को नरेंद्र मोदी अखंड भारत बना रहा है। लेकिन देश के अल्पसंख्यकों का ये भी सवाल है कि भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों को जगह नहीं मिल रही है, अल्पसंख्यकों को नकारा जा रहा है, आखिर क्यों? सबसे बड़ी प्रश्न आपने किया, बड़ा सुंदर। ये पहला यूपीएससी 24 का रिजल्ट हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा आईएएस होकर के हमारे अल्पसंख्यक, यूपीएससी के रिजल्ट में हमारे अल्पसंख्यक विजयी हुए हैं। योगी की सरकार में सारे मदरसाओं को कंप्यूटराइज इसीलिए किया गया कि हमारे अल्पसंख्यक भाई बेरोजगार नहीं रहें, ताकि वो पढ़े लिखे और मुख्य धारा में हमारे साथ जुड़े रहे। आज स्वरोजगार की नीति क्यों अपनाई गई बताइए? हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे करोड़ कभी सोचा है जी? आप कुछ चीज का रोजगार दीजिएगा, हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम 40 लाख नौकरी देंगे। नरेंद्र मोदी का पहला विजन है कि हम रोजगार कहाँ बढ़ाएंगे बताइए हमको? पकौड़ा तलेंगे ना जी, पकौड़ा तोलेंगे ना। हमारे कहने का मतलब है कि अगर स्वरोजगार के तहत नरेंद्र मोदी सुविधा उपलब्ध करा रहा है केंद्र सरकार कि आप 5 आदमी जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, हमारी लाइन में लगे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पर हम आपको स्वरोजगार दे रहे हैं जहां आप मालिक होकर और 5 व्यक्ति को रोजगार दीजिए। यह कम बड़ी बात है? कभी यह सोच आई थी बताइए? कहना बहुत आसान है, जब आप ग्राउंड पर आइएगा तब पता चलेगा। चारा घोटाला हुआ था तो चारा घोटाला के अंदर क्या मतलब सरकार ने जांच कराई थी, केंद्र सरकार ने कराई थी। चारा घोटाले के डॉक्यूमेंट्स को निकाल करके सुशील मोदी, रविशंकर वर्मा जैसे लोगों ने हाईकोर्ट में केस किया और तब हाईकोर्ट से संज्ञान हुआ। हम कहते हैं कि मोदी सरकार में, पूरे राज्य की सरकार में अगर भ्रष्टाचार व्याप्त है भाजपा की सरकार में, तो क्यों न लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं निकाल करके कि साहब ये घोटाला हुआ है, हाईकोर्ट जांच करावे। भाई कैसे जाएगा? उसके पास ईडी सीबीआई पहुंच जाएगा। भाई हम कहते हैं एक बदनाम व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है वो तो जाएगा। आप उसको नुमाइंदा जब वोट लेने उसके यहाँ जाते हैं तो उससे वकालतनामा पर साइन करा के आप पीछे से खड़ा होकर जाइए ना, पर आपके पास प्रमाण होगा तब ना जाइएगा। मुखम किम दरिद्रम भाव, जो मन में आए सो बोल दिया, संविधान बदल देंगे, ईडी सीबीआई। अच्छा एक बात बताइए, ईडी सीबीआई गया, मोदी जी ने भेज दिया, तो हम कह रहे हैं कि जुडिशियरी में बेल काहे नहीं हो जा रहा है, रेलम पेल काहे हो रहे हैं? अगर आप फ्रेश हैं, सब काम जालिए है, तो जुडिशियरी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट कितना कड़ा है, कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ सुन रहा है? आप बेल तो ले लीजिए। तो ये सब काम जो है सो कहने के लिए जो है सो अलग चीज़ है। देखिए स्पष्ट मैं आम जनता को, भारत की जनता को यह कहूँगा कि वो आश्वस्त हो करके अपना नुमाइंदा चुने, सरकार अपनी चुने, एक ऐसी सरकार का गठन करे जो राज्य केंद्र में सब जगह हो, ताकि हमारे बच्चे हमारे बनाए हुए इतिहास में हमको गाली ना दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिकारिया जी। तो आप देख रहे थे रियल न्यूज़, और रियल न्यूज़ पर हमारे साथ थे डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया, शहर के जाने माने शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ। तो रियल न्यूज़ यही आप सभी युवाओं से, देश की जनता से अनुरोध करती है कि इस बार लोकसभा चुनाव में अपना वोट करें। रियल न्यूज़ 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का।